गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज अपन कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है ऑपरेशनल रिस्क। तो सबसे पहले अपन इसका मीनिंग समझते हैं कि आखिर इसका मीनिंग क्या होता है। ऑपरेशनल रिस्क इसका मतलब होता है रिस्क ऑफ लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम इनएडिक्वेट और फेल्ड इंटरनल कंट्रोल प्रोसेस, पीपल, सिस्टम और एक्सटर्नल इवेंट्स। यानी कि आप देख सकते हो अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटरनल कंट्रोल सही से काम नहीं करेंगे तो उसकी वजह से जो आपको लॉस होगा, तो आप देख सकते हो वो एक अपने लिए ऑपरेशनल रिस्क का एग्जांपल हो गया। सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बता दूं, इसमें अपन सबसे पहले अपन पढ़ेंगे एमसीक्यू लाइंस, यानी कि कुछ लाइंस इंपॉर्टेंट है, उससे एग्जाम में एमसीक्यू आ सकता है। पहला पॉइंट है ऑपरेशनल रिस्क। इसको अपन बोलते हैं नॉन फाइनेंशियल रिस्क, भी अपन इसको बोलते हैं ऑपरेशनल रिस्क को। तो एक आपको यहाँ ध्यान देना है, इसको ऑपरेशनल रिस्क का एक और नाम क्या है, नॉन फाइनेंशियल रिस्क। सेकेंड पॉइंट है ऑपरेशनल risk originates from non-financial sources such as flawed processes, human elements और system breakdowns। जैसे कि मैं आपको एक इसका एग्जांपल देख सकता हूँ। जैसे कि अपन देख सकते हैं लॉजिस्टिक कंपनी सफरिंग लॉसेस ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन स्ट्राइक। अब ट्रांसपोर्टेशन स्ट्राइक हो गई तो उसकी वजह से जो भी लॉस हो रहा है लॉजिस्टिक्स कंपनी को, इसको अपन एक एग्जांपल देख सकते हैं ऑपरेशनल रिस्क का। ठीक है। थर्ड पॉइंट में आपको दे रखा है फंक्शनल यूनिट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर इन्वॉल्व इन हायर लेवल स्ट्रेटजीज बाय प्रोवाइडिंग इनपुट टू द बिजनेस यूनिट लेवल एंड कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी। ये सिर्फ आप ध्यान से देख सकते हो, इसमें जो बोल्ड कर रखा है उसको आप देख सकते हो, वो आपसे डैश करके 4 ऑप्शन दे देंगे, आपसे पूछ सकते हैं इधर क्या आना चाहिए। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है आउटसोर्सिंग डिसीजन इज ऑफन कॉल्ड अ मेक और बाय डिसीजन। अब आपसे पूछ सकते हो आउटसोर्सिंग डिसीजन का एक और नाम कौन सा डिसीजन इसको अपन बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपन मेक और बाय डिसीजन। या तो अपन को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये चीज़ प्रोड्यूस करनी चाहिए या फिर डायरेक्टली थर्ड पार्टी से ये सामान खरीद लेना चाहिए। ठीक है। आउटसोर्सिंग ऑलरेडी आप जानते ही हो। इट इन्वॉल्व्स अ डिसीजन अबाउट वेदर टू कंटिन्यू मेकिंग अ प्रोडक्ट वर्सेस बाइंग इट फ्रॉम एक्सटर्नल फर्म। जो भी अपन को फिनिश गुड्स बनाने के लिए जैसे रॉ मटेरियल चाहिए, अब रॉ मटेरियल अपन को बनाना चाहिए या फिर थर्ड पार्टी से डायरेक्ट खरीद लेना चाहिए, बस इसमें ये दे रखा है। ठीक है। जो चीज़ ऐसे डार्क कर रखी है उसको आप समझ सकते हो, वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, उससे एमसीक्यू आ सकता है। ठीक है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, आउटसोर्सिंग इनेबल्स अ फर्म टू रिड्यूस कॉस्ट और बेनिफिट फ्रॉम सप्लायर एफिशिएंसीज। आप देख सकते हो अगर आपने सही तरीके से ये डिसीज़न लिया तो आपके एक्सपेंस कम हो सकते हैं। आउटसोर्सिंग डिसीजन रिक्वायर्स इंक्रीमेंटल एनालिसिस। ज़्यादा आपका किस में फ़ायदा हो रहा है ये आपको देखना है। आपको प्रोडक्ट रॉ मटेरियल बनाना चाहिए या सीधा थर्ड पार्टी से खरीद लेना चाहिए। ठीक है। उसके बाद अपने पास दे रखा है फिफ्थ पॉइंट, इसमें दे रखा है इंक्रीमेंटल कॉस्ट सेविंग्स आर रिडक्शन इन कॉस्ट that will no longer be incurred as a result of outsourcing. They are often called avoidable cost because if a company outsource it can avoid certain cost. ये सब आप पढ़ सकते हो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है फिफ्थ पॉइंट। उसके बाद आपको दे रखा है while considering the decision to outsource, the management should consider qualitative aspects like quality of goods, reliability of suppliers, impact on customers and suppliers etc. तो जब भी आप ये डिसीजन लो आउटसोर्सिंग का, तो आपको ये तो देखते ही हो आप कि आपको फ़ायदा कॉस्ट के अंदर हो रहा है या नहीं हो रहा है, पर साथ में आपको क्वालिटेटिव फैक्टर्स भी देखने चाहिए, जैसे कि क्या उसका क्वालिटी गुड्स का, रिलायबिलिटी ऑफ सप्लायर्स, ये सारी चीज़ें। सेवेंथ पॉइंट में आपको दे रखा है ऑल एक्टिविटीज़ एसोसिएटेड विद द फ्लो एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम रॉ मटेरियल टू एंड यूजर इज कॉल्ड सप्लाई चेन। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ प्रोडक्ट फ्रॉम नोड टू नोड इंक्लूड्स एक्टिविटीज सच एज। सेवेंथ पॉइंट में आपको सप्लाई चेन की डेफिनेशन बता रखी है। सप्लाई चेन क्या होता है, सारी एक्टिविटीज़ जब रॉ मटेरियल बन रहा है टिल द डिलीवरी ऑफ गुड्स टू एंड यूज़र, वो सारी चीज़ें सप्लाई चेन में आती है। और ये सारी एक्टिविटीज़ भी आती है जैसे कि प्रोडक्शन प्लानिंग, परचेजिंग, मटेरियल मैनेजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, कस्टमर सर्विस, फोरकास्टिंग। एट्थ पॉइंट में आपको दे रखा था ग्लोबल सप्लाई चेन फोरम GSCF डिफाइन सप्लाई chain management as an integration of key business processes from end user through original suppliers that provides product, service and information that adds value for customers and other stakeholders. तो ये सिर्फ आप डेफिनेशन रीड कर सकते हो, कहीं भी आपसे MCQ में पूछ सकते हैं। ठीक है। नाइन्थ पॉइंट में आपको बता रखा है एड सप्लाई
चेन मैनेजमेंट प्रोसेस बता रखे हैं जो कि इंक्लूड होते हैं GSCF फ्रेमवर्क के अंदर। सबसे पहले क्या आता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। इसमें अपन क्या देखते हैं मैनेज एंड एनालाइज कस्टमर इंटरेक्शन एंड डेटा, ठीक है। सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट यानी कि अपने सप्लायर के साथ रिलेशन कैसे हैं, हाउ रिलेशनशिप विद सप्लायर्स आर डेवलप्ड। उसके बाद आता है कस्टमर सर्विस मैनेजमेंट। इसमें अपन देखते हैं की पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट देखते हैं फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग प्रोडक्ट एंड सर्विस एग्रीमेंट्स, ठीक है। वही अपन देखते हैं कौन सा कस्टमर अपने लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। डिमांड मैनेजमेंट में अपन देखते हैं प्रोवाइड्स द स्ट्रक्चर फॉर ऑप्टिमाइजिंग द कस्टमर्स रिक्वायरमेंट विद सप्लाई चेन कैपेबिलिटीज़। जो अपना सप्लाई चेन है और जितना अपन प्रोडक्शन कर रहे हैं वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा है। ऑर्डर फुलफिलमेंट इंक्लूड्स ऑल एक्टिविटीज़ टू डिफाइन कस्टमर रिक्वायरमेंट्स, डिज़ाइन द लॉजिस्टिक्स नेटवर्क एंड फिल कस्टमर ऑर्डर्स। वही कस्टमर की रिक्वायरमेंट ये प्रोडक्ट के अंदर ये सारी चीज़ें होनी चाहिए तो अपन उसको फुलफ़िल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अपने पास आता है मैन्युफैक्चरिंग फ्लो मैनेजमेंट। इसमें आता है इंक्लूड्स ऑल एक्टिविटीज़ नेसेसरी टू मूव प्रोडक्ट्स थ्रू द प्लांट्स एंड टू ऑब्टेन इम्प्लीमेंट एंड मैनेज मैन्युफैक्चरिंग फ्लेक्सिबिलिटी इन द सप्लाई चेन। इसमें अपन सारी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड चीज़ें देखते हैं। तब आपसे MCQ में पूछ सकते हैं डैश इंक्लूड्स ऑल एक्टिविटीज़, फिर आपको ऑप्शन में 4 दे देंगे। तो सही आंसर रहेगा मैन्युफैक्चरिंग फ्लो मैनेजमेंट। सिर्फ 2-3 बार आप इसको वीडियो को सुन लोगे तो भी काम चल जाएगा। उसके बाद ये रहेगा प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड कमर्शियलाइजेशन प्रोवाइड्स द स्ट्रक्चर फॉर डेवलपिंग एंड ब्रिंगिंग टू मार्केट न्यू प्रोडक्ट्स जॉइंटली विद कस्टमर्स एंड सप्लायर्स, ठीक है। नया प्रोडक्ट बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। रिटर्न मैनेजमेंट क्या होता है, इसमें अपन प्रोडक्ट रिटर्न से सारी एक्टिविटीज़ देखते हैं उससे रिलेटेड। उसके बाद जो एग्जाम में MCQ आता है 100% वर्ड 10th और 11th पॉइंट से आता है। पुश मॉडल क्या होता है, स्टॉक्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन द बेसिस ऑफ एंटिसिपेटेड डिमांड। जैसे कि आप DMart में देखते हो आपको ऑलरेडी वहाँ सारी चीज़ें पहले से मिलती है, ठीक है। जैसे कि बिस्किट आप जाते हो खरीद लेते हो, ऐसा नहीं होता आप जाते हो फिर वो कंपनी बनाती है फिर आपको देती है, ठीक है। पुल मॉडल क्या होता है, स्टॉक्स आर प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू एक्चुअल डिमांड। रेस्टोरेंट जैसे कि आप पहले ऑर्डर देते हो आपको ये चीज़ चाहिए, फिर जाके वो रेस्टोरेंट में वो सामान बनता है फिर आपको मिलता है, ठीक है। तो ये MCQ में आ सकता है। पुल यानी कि एक्चुअल डिमांड, ठीक है। पुश यानी कि एंटिसिपेटेड डिमांड, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको 12th पॉइंट दे रखा है हाउ कैन ए कंपनी बिल्ड रिसाइलेंट सप्लाई चेन्स टू मैनेज एंड अडेप्ट टू अननोन रिस्क, रन स्ट्रेस टेस्ट मैप्स यूजिंग अ डिजिटल ट्विन एंड कैरी आउट डिसरप्शन सिनेरियोज टू आइडेंटिफाई रिस्क एंड वीकनेस। ये अपन आगे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं इसके बारे में डिटेल में। तब अपन शुरू करते हैं चैप्टर। जो लाइन काम की थी वो मैंने आपको बता दिया। अब अपन को पूरा चैप्टर तो देखना ही है क्योंकि कहीं से भी कोई भी MCQ आ सकता है। तो सबसे पहले अपने पास टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू ऑपरेशनल रिस्क। तो ऑपरेशनल रिस्क क्या होता है, ऑपरेशनल रिस्क अराइज फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशंस इंक्लूडिंग डिस्ट्रप्शंस, फ्रॉड, ह्यूमन एरर्स, मैलिशियस एक्ट्स, रेगुलेटरी ब्रीचेस, साइबर अटैक्स एंड डिजास्टर्स। ये डिफरेंट है फाइनेंशियल रिस्क से, यानी कि वही आपको ध्यान रखना है। ऑपरेशनल रिस्क का एक और नाम क्या है, नॉन फाइनेंशियल रिस्क, ठीक है। फाइनेंशियल रिस्क में तो क्रेडिट, मार्केट, लिक्विडिटी रिस्क, ये सारी चीज़ें आती हैं। उसके बाद अपने पास बैसल कमेटी 2003 की डेफिनेशन दे रखी है, वही ऑलरेडी अपन ने देखी थी। उसके बाद अपने पास आता है प्रोसेस लेवल रिस्क मैनेजमेंट। इसमें क्या आता है, डैश इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग, प्रिवेंटिंग एंड मिटिगेटिंग रिस्क एट द फंक्शनल लेवल इंक्लूडिंग R&D ऑपरेशंस, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, फाइनेंस एंड HR। ये MCQ में आप कई बार आए हुआ है। इसमें ये पूछेंगे प्रोसेस लेवल रिस्क मैनेजमेंट को हटा देंगे, आपसे पूछेंगे डैश इन्वॉल्व, सेम डेफिनेशन आपको लिख के दे देंगे। तो आपको टिक करना रहेगा ऑप्शन के अंदर, इसका आंसर रहेगा प्रोसेस लेवल रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। डेफिनेशन 2 बार देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है, रिसोर्स कोऑर्डिनेशन सही से हो सकता है, अपने ऑब्जेक्टिव्स प्लान्स के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं, एक्शनेबल प्लान्स, फोकस ऑन हाई सिवियरिटी रिस्क रेदर देन माइनर रिस्क। यानी कि यहाँ अपन देखते हैं प्रोसेस लेवल रिस्क मैनेजमेंट में अपन प्रोसेस वाइज देखते हैं, ठीक है। कौन से प्रोसेस में ज़्यादा रिस्क है आप यूँ देख सकते हो। उसके बाद है की फाइंडिंग्स फ्रॉम रिस्क एनालिसिस। ORX एसोसिएशन 2022 में क्या कहा था, 2/3 ऑफ एनुअल लॉसेस इन फर्म कम फ्रॉम लार्जेस्ट 0.5% ऑफ ऑपरेशनल इंसिडेंट्स।
अब आपसे एक बार MCQ में ये एग्जाम में पूछा था कि ये लाइन कौन से रिस्क मैनेजमेंट की है, तो आंसर रहेगा प्रोसेस लेवल रिस्क मैनेजमेंट में दे रखी है 2/3 ऑफ एनुअल लॉसेस जो होता है वो लार्जेस्ट 0.5% ऑपरेशनल इंसिडेंट्स ही आप देख सकते हो। ठीक है, सेम लाइन आपको MCQ में दे देंगे, पूरी लाइन आपसे पूछेंगे ये कौन सा रिस्क मैनेजमेंट है, प्रोसेस लेवल है, दूसरा दे देंगे रिस्क, 2-3 अलग नाम दे देंगे, तो आपसे पूछेंगे ये किस में है। ये 100% एग्जाम में आ चुका है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद क्या है, फाइंडिंग बैलेंस बिटवीन रिस्क कंट्रोल एंड कॉस्ट इज क्रूशियल। अब कितना आपको रिस्क पर कंट्रोल करना है तो वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा आप कंट्रोल करना चाहोगे तो उतने ज़्यादा आपके एक्सपेंस लगेंगे। आप चाहते हो आपके फैक्ट्री के अंदर बिल्कुल आग नहीं लगे, तो आपको ज़्यादा फायर अलार्म्स लगाने पड़ेंगे, उसमें आपका ज़्यादा खर्चा होगा। तो कितना करना है ये आपको मेंटेन करना है। Efficient process level risk management ensures decision making is data driven and risk with severe financial impact are prioritized। ठीक है, ये आप देख सकते हो, ज़्यादा काम का नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अपने पास आता है आउटसोर्सिंग रिस्क एंड थर्ड पार्टी रिस्क। आउटसोर्सिंग ऑलरेडी मैंने आपको बता ही दिया, लिवाइस कंपनी करती है। जैसे कि लिवाइस कंपनी क्या करती है, इसे मार्केटिंग करती है, वो सारा अपना जो प्रोडक्ट जो जीन्स होती है ना वो सब आउटसोर्स करवाती है थर्ड पार्टी से, थर्ड पार्टी बनाती है और लिवाइस कंपनी का टैग लगा देती है, लिवाइस कंपनी से मार्केटिंग करती है। एक एग्जांपल बता दिया। ठीक है, वैन शोल्डर कंपनी आउटसोर्स, कंपनी को आउटसोर्स कब करना चाहिए, जब कंपनी को लगता है कि एक्सटर्नल प्रोडक्शन थर्ड पार्टी से ऑलरेडी चीप गुड्स मिल रहा है, अब आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर आप खुद का प्रोडक्शन करने जाओगे तो उसके लिए स्किल्ड वर्कफोर्स चाहिए, और अगर आपका प्रोडक्शन सिर्फ सीजनल है तो और दिक्कत आएगी। नहीं, सीजनल डिमांड मेक्स प्रोडक्शन इनएफिशिएंट। टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेंस, अब आपको लगता है जो आप फैक्ट्री में मशीन लाओगे वो हो सकता है वो टेक्नोलॉजी ख़राब हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद अपने पास नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है रिस्क ऑफ आउटसोर्सिंग। 3 रिस्क आपको दे रखा है, एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है। 3 रिस्क कौन कौन सी, आपको 4 रिस्क दे देंगे, आपको बोल देंगे ये उसका पार्ट नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है क्या क्या रिस्क हो सकती है आउटसोर्सिंग में। एक तो आपका कंट्रोल नहीं रहेगा, आपके सारे सीक्रेट्स आउट हो जाएंगे, कम्युनिकेशन चैलेंजेस, कल्चर डिफरेंस हो सकता है, मिस कम्युनिकेशन हो सकता है, सिक्योरिटी एंड IP रिस्क हो सकता है अगर आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई डेटा शेयर करते हो थर्ड पार्टी के साथ। हाउ टू अवॉइड, कैसे अवॉइड कर सकते हो, पहले से डिफाइंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, कल को ये दिक्कत आई तो जिम्मेदारी किसकी होगी पहले तय कर लो। रियलिस्टिक गोल सेट करो। ठीक है, कंडक्ट सिक्योरिटी ऑडिट्स, आपकी सिक्योरिटी है या नहीं इसके लिए ऑडिट करवाओ। ट्रायल पीरियड्स, एक बार ट्रायल करके देखो। एंश्योर फ्लेक्सिबिलिटी टू अडॉप्ट टू अनफोर्सिन इश्यूज, कल को मान लो आपके सारे ट्रेड सीक्रेट्स आउट हो गए तो आप क्या करोगे, इसके बारे में सोचो। आउटसोर्सिंग से एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो सकती है और कॉस्ट भी कम होगी। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अपने पास आता है सप्लाई चेन, सेल और परचेज रिस्क। A supply chain consists of vendors, manufacturers, distributors, retailers and customers working together to deliver products। ठीक है, सप्लाई चेन में सब सारे लोगों का मिलके योगदान होता है, अब यूँ समझ सकते हो। कंपोनेंट्स बता रखे सप्लाई चेन मैनेजमेंट के, क्या कंपोनेंट होता है। सबसे पहले कस्टमर के साथ अपन रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं, उसमें अपन अंडरस्टैंड करते हैं कंज्यूमर की क्या क्या नीड्स है। उसके बाद अपन देखते हैं सप्लाई रिलेशनशिप मैनेजमेंट, एक अपन को रिलायबल वेंडर चाहिए जो अपने ट्रेड सीक्रेट्स आउट नहीं करे। डिमांड मैनेजमेंट, डिमांड मैनेजमेंट क्या है, अलाइन प्रोडक्शन विद कस्टमर डिमांड, वही आपका जितना प्रोडक्शन हो रहा है उतना डिमांड फुलफिल होना चाहिए। ज़्यादा भी प्रोडक्शन कर लोगे तो इन्वेंट्री मेंटेन करना पड़ेगा, स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है ऑर्डर फुलफिलमेंट। ऑर्डर फुलफिलमेंट यानी कि डिलीवरिंग प्रोडक्ट्स एफिशिएंटली। अब यहाँ से भी आपके MCQ आ सकता है, डिलीवरिंग प्रोडक्ट्स एफिशिएंटली किसका पार्ट है, 4 MCQ दे देंगे। ठीक है, उसके बाद अपन आ जाते हैं इसके आगे 5th पॉइंट, इसमें जो है मैन्युफैक्चरिंग फ्लो मैनेजमेंट। इसमें अपन देखते हैं ऑप्टिमाइजिंग प्रोडक्शन प्रोसेस, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इसमें अपन इनोवेटिंग एंड ब्रिंगिंग प्रोडक्ट्स टू मार्केट, रिटर्न मैनेजमेंट, हैंडलिंग डिफेक्टिव और एक्सेस प्रोडक्ट्स। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अपने पास आता है टाइप्स ऑफ सप्लाई चेन। ऑलरेडी अपन मैं बता चुका हूँ, सेम वही कंसेप्ट है, पुश मॉडल और पुल मॉडल। नेक्स्ट टॉपिक अपने पास आता है अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम फ्लो। अपस्ट्रीम फ्लो क्या होता है, सप्लाई मूवमेंट टुवर्ड्स मैन्युफैक्चरर्स। जब भी
अपस्ट्रीम यानी कि ऊपर मैन्युफैक्चर की बात होगी, डाउनस्ट्रीम यानी कि कस्टमर की बात होगी। सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है, ठीक है। बिल्डिंग अ रिसाइलेंट एंड सस्टेनेबल सप्लाई चेन कैसे बिल्ड कर सकते हो, रन करो स्ट्रेस टेस्ट टू आइडेंटिफाई वल्नरेबिलिटीज़। ये क्या होता है, ये आपको नेक्स्ट चैप्टर में पता चलेगा। वल्नरेबिलिटीज़ का मतलब क्या होता है। एनालाइज सप्लाई चेन रिस्क यूजिंग रियल वर्ल्ड सिनेरियोज, बेंचमार्क रिसाइलेंस अगेंस्ट कॉम्पिटिटर्स, कोलैबोरेट विद गवर्नमेंट एंड रेगुलेटर्स फॉर इंडस्ट्री वाइड रिस्क मैनेजमेंट। ये 4 पॉइंट रीड कर सकते हो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो अपने लिए काम का है वो है रिसेंट इवेंट्स, एग्जांपल कोविड-19 डिस्ट्रप्शंस, जियोपॉलिटिकल टेंशंस, रॉ मटेरियल शॉर्टेजेस, हाईलाइट द नीड फॉर रॉबस्ट सप्लाई चेन मैनेजमेंट टू एंश्योर बिजनेस कंटिन्यूटी। तो आप देख सकते हो ये लाइन एमसीक्यू में आ चुकी है, इसमें आपसे ये डैश करके पूछ सकते हैं यहाँ, जैसे कि इसमें हाईलाइट द नीड फॉर डैश टू एंश्योर बिजनेस कंटिन्यूटी, सेम ये लाइन आपको दे देंगे। तो आपको ध्यान रखना है रोबस्ट सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ठीक है। जो चीज़ काम की वो ऑलरेडी मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट अपने पास आता है प्रोडक्ट एंड सर्विस क्वालिटी रिस्क। प्रोडक्ट क्वालिटी इज अफेक्टेड बाय ऑपरेशनल फेलियर्स, ठीक है, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस, टेक्नोलॉजी ब्रेकडाउन्स एंड रेगुलेटरी नॉन कंप्लायंस। अगर आप कहीं भी अगर आपकी छोटी सी भी मिस्टेक रह गई तो आप देख सकते हो आपका पूरा प्रोडक्ट बिगड़ सकता है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं प्रोडक्ट क्वालिटी को। पहला प्रोसेस फेलियर्स, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स और सप्लाई चेन इनएफिशिएंसीज, ह्यूमन एरर हो सकता है, टेक्नोलॉजी फेलियर हो सकता है, रेगुलेटरी कंप्लायंस इश्यूज हो सकते हैं, जैसे कि आपने लीगल स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करा प्रोडक्ट बनाते समय, तो हो सकता है आप में बाद में वारंटी क्लेम्स ये सब अराइज हो जाए। कम्युनिकेशन गैप्स हो सकता है इंटरनल टीम और एक्सटर्नल पार्टनर्स के बीच में, सिक्योरिटी ब्रीच हो सकता है, एनवायरमेंटल डिसरप्शंस भी हो सकते हैं कई बार, जैसे कि नेचुरल डिजास्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये पॉइंट है, आप इसको ध्यान में रख सकते हो। आपसे पूछ सकते हैं जैसे कि एम्प्लॉय मिस्टेक्स इम्पैक्टिंग प्रोडक्शन, तो ये कौन सा फैक्टर्स है जो अफेक्ट कर रहा है प्रोडक्ट क्वालिटी। 4 पॉइंट दे देंगे, आपको बताना रहेगा। उसके बाद अपने पास नेक्स्ट पॉइंट आता है जो है रिड्यूसिंग प्रोडक्ट सर्विस क्वालिटी रिस्क। उसमें अपने पास आता है इम्प्लीमेंट स्ट्रॉन्ग क्वालिटी कंट्रोल्स, रेगुलर एम्प्लॉय ट्रेनिंग, कैसे आप इसको रिड्यूस कर सकते हो। स्ट्रॉन्ग कंट्रोल्स होने चाहिए, रेगुलर ट्रेनिंग दो, रेगुलेटरी कंप्लायंस फुलफिल करो, ऐसा इंश्योर करो, टेक्नोलॉजी ऑडिट्स करा सकते हो। सिक्योर सप्लाई चेन पार्टनरशिप्स टू एंश्योर क्वालिटी कंसिस्टेंसी, वेल मैनेज ऑपरेशनल रिस्क स्ट्रेटजी एनहेंसेस प्रोडक्ट रिलायबिलिटी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड ब्रांड रेपुटेशन। अब अपन कुछ कर लेते हैं ICAI मॉड्यूल के MCQ, ताकि आप चेक कर सकते हो जो अपन ने पढ़ा एकदम आपके MCQ उस हिसाब से ही आ रहे हैं। फर्स्ट में डैश एनकम्पसेस अ स्पेक्ट्रम ऑफ पोटेंशियल हैजार्ड्स इंक्लूडिंग डिसरप्शंस, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज, ह्यूमन एरर्स, मैलिशियस एक्ट, ब्रीचेस ऑफ लॉस एंड रेगुलेशंस एज वेल एज डिजिटल अटैक्स एंड डिजास्टर्स। ये ऑलरेडी ऑपरेशनल रिस्क की डेफिनेशन है, 2 डेफिनेशन थी ऑपरेशनल रिस्क की, ठीक है। दोनों अपन ऑलरेडी देख चुके हैं, मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पर ने देखा था। ये रहा, अब अपने नोट्स में ये देख सकते हो, साइबर अटैक्स, डिजास्टर, डिसरप्शंस, फ्रॉड, 2 डेफिनेशन थी, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था सेम वैसे ही MCQ है, ठीक है। उसमें सेकेंड MCQ आपसे पूछ सकते हैं डैश इज रिलेटेड टू असेसमेंट, प्रिवेंशन एंड रेमेडिएशन ऑफ eclectic types of events that can materialize in numerous ways. Analysis of loss over the years consistently shows that 2/3 of our losses of firms that firms endure each year are caused by 5% of largest 0.5% largest operational incidents। तो आप देख सकते हो ये प्रोसेस लेवल रिस्क मैनेजमेंट का एग्जांपल था, मैंने आपको बताया था। थर्ड पॉइंट अपने पास है डैश कैन बी डिफाइंड एज इंटीग्रेशन ऑफ की बिजनेस प्रोसेस फ्रॉम एंड यूजर्स। जैसे ही एंड यूजर्स है आप समझ सकते हो ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट की डेफिनेशन है। फोर्थ पॉइंट है डैश इज लेस प्रोडक्ट सेंट्रिक एंड मूव मोर डायरेक्टली फोकस्ड ऑन द इंडिविजुअल कंज्यूमर, अ मोर मार्केटिंग ओरिएंटेड अप्रोच। तो आप देख सकते हो ये किसका एग्जाम्पल है, पुल मॉडल का। पुल मॉडल में अपन ने देखा था ना, जैसे कि रेस्टोरेंट, वहाँ आप जाते हो, पहले ऑर्डर दे दो, फिर उस हिसाब से प्रोडक्शन होता है, उस हिसाब से खाना बन के आपको मिलता है, ठीक है। तो इंडिविजुअल नीड्स में पुल डिमांड, यानी कि
पुश मॉडल तो होता है प्रोड्यूस इन एडवांस, और ये जीआईटी सिस्टम होता है जस्ट इन टाइम, ठीक है। और यहाँ बात होगी, ठीक है, यहाँ तो मैन्युफैक्चर की बात होगी, यहाँ कस्टमर की बात होगी, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है ऑपरेशनल रिस्क ड्यू टू डैश सच एस डिलेज, डिसरप्शंस और क्वालिटी इश्यूज विथ रॉ मटेरियल्स कैन अफेक्ट द ओवरऑल प्रोडक्ट क्वालिटी। तो फिफ्थ पॉइंट में आप देख सकते हो ऑपरेशनल रिस्क ड्यू टू सप्लाई चेन डिसरप्शंस। ये सप्लाई चेन डिसरप्शंस के तहत सच एस डिलेस होता है, डिसरप्शंस होता है, क्वालिटी इश्यूज विथ रॉ मटेरियल्स, वही सप्लाई चेन के एग्जांपल है, ठीक है। कैन अफेक्ट प्रोडक्ट क्वालिटी, अभी अपन ने देखा था प्रोडक्ट एंड सर्विस रिस्क में। ये प्रोडक्ट क्वालिटी इज अफेक्टेड बाय ऑपरेशनल फेलियर, सप्लाई चेन डिसरप्शंस, टेक्नोलॉजी ब्रेकडाउन्स, रेगुलेटरी नॉन कंप्लायंस। तो ये चैप्टर अपना कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में अपन शुरू करेंगे एक और नया चैप्टर। यहाँ तक कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में बता सकते हो। नोट्स डाउनलोड करने के लिए आप पोस्ट सेक्शन देख सकते हो, यूट्यूब में पोस्ट सेक्शन इस चैनल में आपको मिल जाएगा, वहाँ आपको टेलीग्राम का लिंक दे रखा होगा, वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। ओके, अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना।